दिल्ली हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने पतियों की नींद उड़ा रखी है प्रॉपर्टी के मामले में। उसी फैसले को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी पति से यह कहते हुए सुना है, वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि ये घर मेरा है क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं? तो जरा सोचिए, दिल्ली हाईकोर्ट का नया फैसला इस सोच को पूरी तरह बदल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पति ने अकेले ईएमआई भी भरी हो, तब भी वो संयुक्त संपत्ति का अकेला मालिक नहीं हो सकता। मतलब ये कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर जॉइंट ओनरशिप है प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति ऐसी थी जिसमें पति और पत्नी की जॉइंट ओनरशिप है, तो वो दोनों की बराबर प्रॉपर्टी है, चाहे पैसे किसी ने भी दिए हों। ये सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट का मैटर नहीं है, बल्कि ये भारत में जो मैरिटल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और इक्वालिटी के जो सिद्धांत है, समानता का जो सिद्धांत है, उसको एक नया रूप दे रहा है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि कोर्ट ने आखिर इस फैसले के अंदर क्या कहा और इसमें बेनामी एक्ट की धारा जो 4 है उसका क्या रोल है, बेनामी लॉ की धारा 4 का क्या रोल है और कैसे ये केस भविष्य में पति पत्नी की संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पारिवारिक विवाद है, फैमिली डिस्प्यूट है और उसके अंदर जो पार्टीज होती हैं उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, तो इसलिए हम केस का नाम नहीं बता रहे हैं। तो आप एक्स वर्सेस वाई करके भी केस को याद कर सकते हैं, 2025 दिल्ली हाईकोर्ट का। तो चलिए मामले की शुरुआत करते हैं और केस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। ये जो केस है दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ के सामने था, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर। यह मामला था पति पत्नी के वैवाहिक विवाद से जुड़ा था, एक फैमिली डिस्प्यूट था, उनके बीच में डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चली हुई थी। दोनों की शादी 1999 में हुई थी और वे 2006 से अलग रह रहे थे। शादी के दौरान उन्होंने एक फ्लैट खरीदा, जब उनकी शादी चल रही थी उस दौरान उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो दोनों के संयुक्त नामों में था, मतलब जॉइंट ओनरशिप में वो फ्लैट था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस प्रॉपर्टी के लिए जो सारी ईएमआई थी और जो भुगतान था वो पति ने किया था। बाद में यह फ्लैट बेच दिया गया और उसकी बिक्री से प्राप्त 1.09 करोड़ रुपए एचएसबीसी बैंक के जॉइंट अकाउंट में जमा कर दिए गए। अब विवाद यहीं से उठा। पति ने कहा कि ये सारे पैसे मैंने दिए हैं तो ये सारा पैसा मेरा है, और पत्नी ने कहा नहीं, ये संपत्ति हमारे दोनों के नाम पर है तो हक मेरा भी बराबर है। और यही सीधा सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने था। क्या पति अकेले भुगतान करने से संपत्ति का अकेला मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता है? और इसी बात का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। और यहां पर अब समझते हैं कि इस मामले के अंदर जो मुख्य कानूनी सवाल है वो क्या था। कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या ईएमआई भरने वाला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, पूरी संपत्ति का मालिक हो सकता है, चाहे प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में क्यों ना हो, या फिर संयुक्त नाम में रजिस्ट्री का मतलब दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगा। यह सवाल सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट का नहीं है, पारिवारिक मामला नहीं था, बल्कि यह संपत्ति कानून, वैवाहिक अधिकारों और बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट जो 1988 का कानून है उसका असली परीक्षण था। अब इसमें समझते हैं कि इस फैसले के अंदर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा वो समझिएगा। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में यह कहा कि जब कोई संपत्ति पति पत्नी के संयुक्त नामों में दर्ज हो तो पति यह दावा नहीं कर सकता कि केवल उसने पैसे दिए हैं इसलिए वही अकेला मालिक है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा दावा बेनामी एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन है, क्योंकि जो सेक्शन 4 है बेनामी एक्ट का वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को, और वो क्या कहता है और क्या करता है, जो सेक्शन 4 है वो किसी व्यक्ति को किसी अन्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का मालिकाना दावा करने से रोकती है।
कि मतलब कोई एक व्यक्ति है, वो अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, वो किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप नहीं कर सकता, ओनरशिप का दावा नहीं ठोक सकता, मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। संपत्ति जिसके नाम पर रजिस्टर है वही उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, और इस चीज के लिए बेनामी एक्ट रोकता है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं ही असली मालिक हूं क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, तो कानून कहता है नहीं, रजिस्ट्री में जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वही मालिक है। और अगर रजिस्ट्री में पति पत्नी दोनों के नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो उस संपत्ति के दोनों ही मालिक होंगे। यानी कि जो सेक्शन 4 है बेनामी एक्ट का, इस तरह के दावों पर कानूनी ताला लगा देता है, बिल्कुल दरवाजा बंद कर देता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है इसका थोड़ा सा लीगल एनालिसिस करते हैं हम अपने तैयारी के लिए, अपने विद्यार्थियों की तैयारी के लिए और आपकी बढ़िया समझ के लिए। कोर्ट ने इस मामले में आगे ये भी कहा कि जो पति पत्नी द्वारा जो खरीदी गई संयुक्त संपत्ति है उस पर दोनों का इक्वल राइट होगा, दोनों का समान हक होगा, समान ओनरशिप होगी। भले ही एक व्यक्ति ने पैसा कमाया और दूसरा ने कोई पैसा नहीं कमाया है, मगर कानून ये मानता है कि संपत्ति पारिवारिक फंड से खरीदी गई है और दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड है तो दोनों ही संपत्ति के मालिक हैं। मतलब शादी में योगदान केवल पैसे का नहीं होता बल्कि त्याग, सहयोग और परिवार की देखभाल का भी होता है। इस चीज को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। और जजों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि जब पत्नी और पति शादी के दौरान संपत्ति खरीदते हैं तो कानून मानता है कि दोनों ने समान योगदान दिया है, चाहे एक व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। इसलिए पति जो है वो कभी ये नहीं कह सकता कि उसने सारे पैसे दिए हैं तो घर उसी का ही है। रजिस्ट्री में अगर दोनों के नाम हैं तो दोनों बराबर के मालिक हैं। इसी वजह से कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी को उस संपत्ति के बिक्री मूल्य में 50% हिस्सा दिया जाएगा। अब बात करते हैं, पत्नी ने ये तक कह दिया, इस केस के अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया कि ये तो मेरे स्त्री धन का हिस्सा है, और उसके ऊपर कोर्ट ने क्या जवाब दिया उसको भी समझते हैं। पत्नी ने इस केस के अंदर यह दलील दी कि जो संपत्ति की रकम है उसका स्त्रीधन का हिस्सा है, जो उसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 के तहत मिलनी चाहिए, क्योंकि स्त्रीधन जो है, स्त्रीधन को लेकर जो प्रावधान है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर कवर होता है। और उसमें यह कहा गया है कि जो भी स्त्रीधन प्रॉपर्टी होगी उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी किसके पास, महिला के पास। तो यहां पर पत्नी ने यह कहा कि जो ये 50% का मालिकाना हक है, जो उसके नाम पर प्रॉपर्टी है, वो उसका स्त्रीधन का हिस्सा है और इसलिए ये उसे सेक्शन 14 के तहत स्त्रीधन के रूप में मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह स्त्रीधन नहीं है। जो स्त्रीधन होता है वो केवल वही संपत्ति होती है जो पत्नी को गिफ्ट या फिर दान के रूप में दी गई है, जैसे शादी के समय कोई उपहार मिले हो या आभूषण मिले हो या कोई व्यक्तिगत चीज जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है, वही स्त्रीधन के अंदर आ सकती है। संयुक्त रूप से कोई खरीदी गई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो स्त्रीधन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को उपहार के रूप में नहीं दी गई, बल्कि वो दोनों ने साझा खरीदी है, वो दोनों की संपत्ति है। इसलिए पत्नी को ये जो प्रॉपर्टी के अंदर 50% राइट्स दिए गए वो स्त्रीधन के तहत नहीं दिए गए, बल्कि संयुक्त स्वामित्व यानी कि जॉइंट ओनरशिप के तहत दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको कि ये फैसला बिल्कुल सही है या फिर इस फैसले को सही तरीके से नहीं दिया गया है? आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं इस याचिका के दूसरे पहलू की, जो भी बड़ा दिलचस्प था। पति ने तलाक की याचिका दायर की थी इस मामले के अंदर, ये कहते हुए कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की है, क्रूएलिटी की है और उसको डेजर्ट कर दिया है, मतलब उसके साथ वो रह नहीं रही है, उसको छोड़ के चली गई है। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि पति इन आरोपों को साबित नहीं कर पाया है, बल्कि कोर्ट ने अपनी कार्रवाई के दौरान ये पाया कि पति का पहले ही 2 और महिलाओं के साथ अफेयर चल रहा है
और पति भी इस रिश्ते में दूरी बढ़ाने का जिम्मेदार था। इसलिए कोर्ट ने जो तलाक की अर्जी थी उसको खारिज कर दिया और यह आदेश दिया कि अब पति पत्नी को हर महीने मेंटेनेंस भी देगा। अब वापस से आते हैं हमारे प्रॉपर्टी वाले मैटर पर और इस फैसले के कंप्लीट महत्व को समझते हैं। इस फैसले का इंपैक्ट क्या होने वाला है उसको समझते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है तो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में अप्लाई होगा, पहली बात तो आप ये समझ जाइए। ये फैसला भारत के वैवाहिक और संपत्ति कानून में मील का पत्थर शामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला जाएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। ये फैसला भारत के वैवाहिक और संपत्ति कानून में मील का पत्थर अपने आप में शामिल साबित हो सकता है। ये बताता है कि शादी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक साझेदारी भी है। ये फैसला महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनका नाम अगर संपत्ति की रजिस्ट्री में है तो उनका कानूनी हक उतना ही मजबूत है जितना किसी और का। ये फैसला ये भी स्पष्ट करता है कि बेनामी एक्ट का उपयोग ऐसे मामलों में भी हो सकता है जहां कोई एक व्यक्ति संपत्ति पर मैंने पैसे दिए का बहाना बनाकर हक जताना चाहता है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो रजिस्ट्री के अंदर जो नाम है वो ही सबसे बड़ा सबूत होता है स्वामित्व का, यानी कि ओनरशिप का। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम से है तो दोनों बराबर के मालिक होंगे, चाहे ईएमआई किसी ने भी दी हो। तो अब हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। तो इस फैसले से हम क्या सीखते हैं इसको समझते हैं। पहली बात कि जो संयुक्त संपत्ति का मतलब होता है संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त ओनरशिप, चाहे पैसे किसी ने भी दिए हों। दूसरा, बेनामी एक्ट की जो धारा 4 है वो छिपे हुए मालिकाना हक को रोकती है। और तीसरा, पत्नी को संपत्ति के 50% हिस्से का हक है अगर उसका नाम भी जॉइंट ओनर के रूप में प्रॉपर्टी में है। और चौथा, स्त्रीधन सिर्फ उपहार में मिली हुई चीजों पर लागू होता है, कोई संपत्ति खरीदी है उस पर लागू नहीं होता है। और यहां पर इस मामले के अंदर तलाक की याचिका भी दर्ज हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये फैसला है ये एक बड़ा संदेश देता है। शादी में समानता सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी भी है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके इस कानून के ऊपर, इस फैसले के ऊपर क्या विचार हैं। कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन देती है वो भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना, उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। मगर महिला अधिकारों की बात करें तो ये फैसला उसमें एक और कड़ी को जोड़ता है और फीमेल राइट को, वुमन राइट्स को और स्ट्रांग करता है, प्रोपर्टी राइट्स को, प्रॉपर्टी राइट्स को और स्ट्रांग करता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।